हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने जो कल डिस्कस किए थे कि पेपर वन के बारे में, आज पेपर वन का आप लोग के सामने हम वीडियो लेके आ रहे हैं। उसके बाद इसमें देखिए, ये आप कोई भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस के हो, सबका पेपर वन सिमिलर होता है। और ये क्वेश्चन मिथिला यूनिवर्सिटी 2023 का है, पैट का क्वेश्चन है। इसमें हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आप लोग के सामने। पहला क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। मतलब कि इसमें आपका की बिहेवियर क्या है इफेक्टिव टीचिंग का। तो पहला ऑप्शन है क्वेश्चनाइजिंग, दूसरा ऑप्शन है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, तीसरा है स्ट्रक्चरिंग और चौथा है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। एक्चुअली इफेक्टिव टीचिंग जो होता है वो किससे इफेक्ट करता है? तो क्वेश्चनाइजिंग एक होता है, पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है एरिया में, उस वो ये जो है टीचिंग को इफेक्ट नहीं करता है। दूसरा होता है स्टूडेंट आइडियाज, तो स्टूडेंट का खुद का अपना आइडियाज होता है, नो इफेक्ट ऑफ टीचिंग। स्ट्रक्चरिंग जो कि एक कंक्लूडेड माइंडेड होता है, तो उसको हम इफेक्टिव टीचिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी जो अलग अलग टाइप की वैरायटी होते हैं वो आपका एक इफेक्टिव टीचिंग है, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही होगा। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि इन फाइनलाइजिंग ए थीसिस राइटिंग फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेज। जब हम थीसिस राइटिंग को फाइनलाइज करते हैं तो सप्लीमेंट्री पेज क्या होता है? जो उसका सहायक पेज होता है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट, दूसरा है कंक्लूजन ऑफ द स्टडी, थर्ड ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडेजेस, डी ऑप्शन आपका है लिस्ट ऑफ टेबल एंड फिगर्स। तो इसमें क्या कर रहा है कि सप्लीमेंट जब हम थीसिस फाइनलाइज करते हैं आपका सप्लीमेंट्री पेज कौन सा हुआ? सप्लीमेंट्री पेज होता है आपका बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडेजेस, क्योंकि जो भी हमको थीसिस बनाते समय या लास्ट लिखना होता है उसको हम बिब्लियोग्राफी और अपेंडेजेस में मेंशन करते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्टेबल टू इशू ऑफ इथिक्स। जब हम कोई भी डाटा को कहीं से उठाते हैं, मान लीजिए कोई रिसर्च है, उस आर्टिकल से हम डाटा को लिए, तो आखिर इस आर्टिकल को लिए तो कहीं का इथिक्स आता है, लॉज आता है कि हमको उस लॉज को फॉलो करना पड़ता है। और यह लॉ किसमें एप्लीकेबल बैठता है? तो आपको इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए है रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन है इनएक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, तीसरा है चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स, चौथा है फैकल्टी ऑफ रिसर्च डिजाइन। जो इथिक्स होता है, इथिक्स आपका रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, जब हम पूरा रिसर्च को फाइंडिंग करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं वहां पर इथिक्स का रूल लागू होता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं व्हाट इज वीलॉग। वीलॉग क्या है? वीलॉग किसी का पर्सनल एक पर्टिकुलर लो होता है जो अपने बारे में बनाता है, वो वीलॉग होता है। जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ आपका ऑनलाइन म्यूजिक, ए पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन जर्नल, थर्ड ऑप्शन है सी नंबर ए पर्सनल और कॉर्पोरेट गूगल सर्च, डी है इंटरनेट। एक्चुअली इस चारों ऑप्शन का अलग अलग पॉइंट है। अगर डी इंटरनेट क्या होता है कि सेम थिंग सेम एरिया जो होता है इंटरनेट होता है, इंटरनेट डिफरेंट होता है। ये गूगल पर्सनल और कॉर्पोरेट, देखिए पर्सनल और कॉर्पोरेट क्या है, गूगल का एरिया है, ये नहीं होगा। ये पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट, एक पर्सनल वेबसाइट होता है जो वेबसाइट के फॉर्म में होता है, ये तो पर्सनल हो सकता है या ऑफिशियल जो कॉर्पोरेट होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट ऑफ एन ओरिजिनल जर्नल, ऑनलाइन जर्नल। सर अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक्चुअली हम जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, ये जो स्किल्स होता है, ऐसा नहीं है कि जो हम एक बार स्किल्स कर लिए, ये बार बार स्किल्स को बढ़ाना पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल्स जितना अच्छा होगा वो इतना बेटर बोल सकता है।
तो इसमें आपका ऑप्शन क्या दिया है, स्टेटमेंट दे दिया। देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी ई एफ कर देगा, उसके बाद आपको ए बी सी डी कर देगा कि इसमें ए होगा कि बी होगा कि डी होगा कि ई होगा, आपको उसमें स्टेटमेंट को चूज करना होता है। ये क्वेश्चन यही है। देखिए अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो ईजी हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं फंस गए, अगर 2-3 भी आ रहा है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे जैसे ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज। अगर हम किसी से इशारा में बात करते हैं, नॉन वर्बल करते हैं, यहाँ दो बात आता है, एक वर्बल आता है, नॉन वर्बल आता है। वर्बल क्या होता है, वर्बल होता है कम्युनिकेट विद साउंड, यानी वॉइस के साथ जो हम बात करते हैं दूसरे पर्सन से, वो आपका वर्बल होता है। नॉन वर्बल क्या होता है, जो इशारा में बात करते हैं, नॉन वर्बल होता है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इतना। ये ऑप्शन आपका ए हो गया, ये ऑप्शन होगा। दूसरा है बी ऑप्शन है, कम्युनिकेशन इज ए लर्न एबिलिटी। जो आपका, अगर हम मान लीजिए लर्न एबिलिटी, अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं एबिलिटी लर्निंग का एबिलिटी है, तब हम बात कर पाते हैं। तीसरा है कम्युनिकेशन इज नॉट यूनिवर्सल पेंक्या, यानी कम्युनिकेशन क्या होता है, यूनिवर्सल पेंक्या होता है। इसमें थोड़ा सा रिसर्च हमने किया है कि इसमें किस टाइप का आंसर होगा। आपका मिथिला यूनिवर्सिटी का आंसर इसमें कुछ और दे रहा है, लेकिन जो मेरा रिसर्च है, अलग अलग रेफरेंसेस हैं, उस रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग्स इसका ऑप्शन डी होगा, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट। कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन। अब कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होता है कि रुक नहीं सकता है संचार कभी भी भंग नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, कभी संचार रुक भी सकता। कम्युनिकेशन नॉट कैन नॉट ब्रेक डाउन। ये ऑप्शन है आपका, मोर कम्युनिकेशंस मीन्स मोर इफिशिएंटली लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। जो आपका यानी कि मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिवली लर्निंग बाय स्टूडेंट। जितना आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स रहेगा, उतना लर्निंग एबिलिटी होगी। अगर स्किल्स ही नहीं रहेगा तो अब लर्निंग एबिलिटी ही नहीं होगी। एफ ऑप्शन है, वैल्यूबल वैल्यूबल ऑफ व्हाट इज लर्न थ्रू द क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इश्यू फॉर स्टूडेंट, यानी कि ओवरऑल इसका ऑप्शन आपका यूनिवर्सिटी डी माना है। ए बी सी डी अकॉर्डिंग टू योर मिथिला यूनिवर्सिटी एंड माई सेल्फ रिसर्च, इसका आंसर आपका बी डी ई एफ होगा। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चंस में। ये आपका ये रीजनिंग का सीरीज है, एक्चुअली आप कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चंस है ये। इफ द सीरीज करके दिया हुआ है, कंटिन्यू इन द सेम पैटर्न व्हिच आर द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज को कौन सा फॉलो नहीं करता है, आपका ए ऑप्शन 33 है, इस सीरीज को फॉलो नहीं करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, if a large diamond is cut up into little bits, it will lose its value just as an army is divided into a small units of soldiers, it loses its strength। एक्चुअली जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो स्ट्रेंथ होता है, देखिए स्ट्रेंथ दोनों वे में होगा। ये एक आर्मी का जो स्ट्रेंथ है, ये तो होगा ही, एक डायमंड का भी स्ट्रेंथ होता है। डायमंड को काटने के बाद भी उसमें कहीं ना कहीं अपना वो गुण अवेलेबल रखता है। उसी तरह से सोल्जर्स के पास अपना स्ट्रेंथ होता है, जो क्या होता है, समय के साथ उसमें भी हरास होता है। जैसे डायमंड में हरास होता है, वैसे सोल्जर में भी हरास होता है, यानी कि लॉसेस ऑफ स्ट्रेंथ। दैट मीन्स आपका ये स्टेटमेंट क्या है, कॉजल का है, दोनों में कारण बता रहा है, कॉज बता रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कॉजल। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, हु एमंग द फॉलोइंग इज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन। यानी कि इसमें पूछ रहा है आपका कि योजना आयोग का वास्तविक कार्यकारी मुखिया कौन है, यानी कि डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो इसमें आपका डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो आपका प्लानिंग कमीशन के हेड होते हैं। इसमें कोई डिस्कशन लायक पॉइंट नहीं है, इसलिए हमने नहीं किया, डायरेक्ट आपको वर्ड को टिक आउट करना है। अब आते हैं कंसीडर, अब स्टेटमेंट वाला आ गया। देखिए स्टेटमेंट का कुछ क्वेश्चन आता है, आपको बारीकी से पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें आप इजिली भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखते हैं हम, 9th नंबर क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसीडर द स्टेटमेंट विच इज फॉलोड बाय 2 आर्गुमेंट्स 1 and 2 statements। Statement 1, India should have a very strong powerful लोकपाल। हमारे इंडिया के पास
बहुत ही पावरफुल लोकपाल। बात तो सत्य है, सही है, मेरे इंडिया के पास पावरफुल लोकपाल है ही। और इससे क्या होता है कि भारत एक शक्तिशाली यानी कि पावरफुल लोकपाल है। दूसरा ऑप्शन आता है नो इट विल डिस्करेज ऑनेस्ट ऑफिसर्स फ्रॉम मेकिंग क्विक डिसीजंस। क्या ऐसा होता है कि जो ऑफिसर्स क्विक डिसीजन लेते हैं उन्हें डिस्करेज किया जाता है, पद से हटाया जाता है? ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है और 1 सही है। इसलिए आपका इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ओनली आर्गूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज यस इट विल गो लॉन्ग इन एलिमिनेटिंग करप्शन इन ब्यूरोक्रेसी। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपका। इन ए थीसिस, जब हम थीसिस प्रिपेयर करते हैं, फिगर्स एंड टेबल आर इंक्लूडेड इन। जब हम थीसिस, फिगर्स एंड टेबल प्रिपेयर करते हैं उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए द टेक्स्ट इटसेल्फ, ए सेपरेट चैप्टर, द अपेंडिक्स एंड द कंक्लूडिंग चैप्टर। एक्चुअली जब हम चैप्टर थीसिस जो भी प्रिपेयर करते हैं टेबल्स, उसमें टेक्स्ट इटसेल्फ, टेक्स्ट का देना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस क्या है? जब हम लिखते हैं क्या, एक असर्शन होता है। इसमें आता है हाइपोथेसिस, एक मैंने अलग बताया है, हो सकता है इस बार आपको पैट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस एक एजम्पशन है, जो स्टूडेंट का एजम्पशन होता है वो हाइपोथेसिस है, और जो थीसिस स्टेटमेंट है वो असर्शंस है। क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं 12 नंबर। द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू। एक्चुअली येलो जर्नलिज्म जो होता है क्या होता है, जिस पर व्यूअर अट्रैक्ट हो, वो आपका एलो जर्नलिज्म होता है। मैंने इसका पढ़ा था, जर्मनी में कुछ एलो जर्नलिज्म चलता था जिसमें कि मास ऑफ कम्युनिकेशन अट्रैक्टिव हो। दिस इज ऑल एलो जर्नलिज्म so that externalizations and exaggeration and to attract reader viewers, this is the yellow journalism। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। द मीन ऑफ एज ऑफ फादर हिज सन इज 27 ईयर्स। आफ्टर 18 ईयर्स फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन देयर प्रेजेंट एज आर। आपको इसमें फादर का एज 27 ईयर्स बता रहा है सन के अकॉर्डिंग। आफ्टर 18 साल के बाद जो ट्वाइस हो जाएगा तो इसको निकालना होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 42 और 1, 42 और 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 क्या है? वाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन द प्रोडक्शन वाइज men are hardly afraid of death is contradicted। एक्चुअली जो इसका आपका हिंदी वर्जन का आता है, बुद्धिमान व्यक्ति शायद ही मृत्यु से भयभीत होता है। मतलब क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है कभी हो सकता है मृत्यु से भयभीत। तो ये क्या हो गया, ऑल वाइज मेन आर अफ्रेड ऑफ डेथ। जितना भी बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो लगभग मृत्यु से भयभीत होते हैं। आपका ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या होता है? फंडामेंटल राइट आपका आर्टिकल 21 होता है, जो लोगों के जीवन जीने का अधिकार होता है। यानी कि हम कहीं भी रह सकते हैं भारत में, बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। आर्टिकल 21 होता है। इसमें आर्टिकल 51 भी होता है, आर्टिकल 47 अलग होता है, आर्टिकल 48A अलग होता है। मैं सिर्फ अभी बस एक ही आर्टिकल का बात करता हूँ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। हो सकता है इस बार एग्जाम पूछ दे कि आपका आर्टिकल 47 क्या है या आर्टिकल 32 क्या है। जो भी काम आर्टिकल 32 होता है, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट अपना कोर्ट जा सकता है, अपना अपील कर सकता है आर्टिकल 32 के थ्रू। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डील्स विद कैपेसिटी बिल्डिंग्स प्रोग्राम ऑन एजुकेशनल प्लानिंग। यानी कि जो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कैपेसिटी बिल्डिंग एजुकेशन एरिया में डेवलप करता है। तो आपका ये हो गया NUEPA। ये ऑप्शन जो एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप करता है अपने एरिया में। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 आपका हो गया एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मेन वाज स्टेटेड बाय। यानी कि स्टेटमेंट कौन दिया था, कौन दिए थे?
एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वाज स्टेटवर्ड। ये स्वामी विवेकानंद बोले थे, स्टेटमेंट दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं व्हाट इज रिसर्च डिजाइन। जब हम देखिए रिसर्च करने जब शुरू करते हैं करना, तो क्या क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, रिपोर्टिंग तो लास्ट में करना होता है। तो उसका डिजाइन मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क तैयार करना। एकदम देखिए इसमें आप सारा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, एकदम आप शॉर्ट ट्रिक से, ये मैं रिसर्च का क्लास दूंगा तो आप उसको क्लास को देख सकते हैं, एकदम शॉर्ट क्लास देंगे। ए फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। जो हम डाटा कलेक्शन करते हैं एक्चुअली उसको हम एनालिसिस करने के लिए उसमें लेते हैं, वही आपका रिसर्च डिजाइन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो टीचिंग को इम्पैक्ट नहीं करता है। तो क्या है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एज स्टूडेंट्स, नंबर ए ऑप्शन हो गया। नंबर बी हो गया टीचर्स नॉलेज, क्लासरूम, नंबर सी हो गया क्लासरूम एक्टिविटीज दैट एनकरेज लर्निंग, नंबर डी हो गया लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। एक्चुअली देखिए ये तीन ऑप्शन जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये टीचिंग को प्रभाव नहीं देता है, इम्पैक्ट नहीं करता। बट अगर कोई सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के टीचर या स्टूडेंट होंगे, एक एरिया के होंगे, तो वहाँ टीचिंग इम्पैक्ट होता है, यानी कि फैक्टर डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग, इम्पैक्ट नहीं होगा जो सोशल बैकग्राउंड से। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following statements regarding the meaning of research are correct। इसमें रिसर्च का मतलब करेक्ट क्या है, रिसर्च में क्या करेक्ट है उसका मीनिंग बताना है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, आपका यहाँ ऑप्शन हो जाएगा जितना भी है ए बी सी डी सब के सब ऑप्शन हो जाएगा। रिसर्च रेफर्स टू सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटी और एक्टिविटीज अंडरटेकन टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। जब हम रिसर्च करते हैं तो क्या फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन से प्रॉब्लम की ओर जाते हैं। एक एक्टिविटीज होता है जो सिमिलर वे में होता है, सॉल्यूशन से प्रॉब्लम की ओर जाते हैं। नंबर बी है एक रिसर्च क्या है, सिस्टमैटिक है, लॉजिकल है, अनवाइस्ड प्रोसेस, किसी का वाइस नहीं हो, किसी का उसमें सपोर्टिंग ना होना चाहिए। उसके बाद where the verification hypothesis, data analysis, interpretation and formation of principles can be done। सी ऑप्शन है इट इज ए इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी क्वेस्ट टुवर्ड्स ट्रूथ। डी है इट लीड्स टू इनहांसमेंट ऑफ नॉलेज, यानी कि कितना नॉलेज इनहांसमेंट होता है ये आपका रिसर्च बताता है। यानी कि हम जो करते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 21 में आते हैं, द टर्म ग्रेप पाइन इज ऑल्सो नोन एज। देखिए ये बराबर क्वेश्चन आता है, मैं आपको इसमें बताऊंगा, अभी टाइम का भी इशूज आता है, नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे कि ग्रेप पाइन क्या होता है, एक किस टाइप का कम्युनिकेशन है, किस टाइप का कम्युनिकेशन है। तो ये इनफॉर्मल है, इसमें किसी प्रकार की बात नहीं होती, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ग्रेप पाइन है। मैं इसका आपका नेक्स्ट वीडियो में 3-4 टाइप का डिस्कशन कर दूंगा। अब आते हैं कि जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, वन डे प्रकाश लेफ्ट होम एंड वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, टर्न राइट टू वॉक 5 किलोमीटर, टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू वॉक टू रीच हिज होम स्ट्रीट। तो इसमें आपका आंसर 15 हो जाएगा। सीधा आप इसको जितना किलोमीटर्स है सबको निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। देखिए ये क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का होता है, ठीक है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है। सेलेक्ट द करेक्ट कोड रिप्रेजेंट देम। इसमें कौन सा सेलेक्ट कोड है, देखिए हम ये स्टेटमेंट आपका दे दिया है, इसमें ए ई आई ओ 3 होता है, तो आपको यहाँ पे ये बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसमें आपका ऑल पोएट्स आर फिलोसफर, जितना भी पोएट्स है सब फिलोसफर है, इसको हम ऐसे वाला करते हैं, आपको अगर दिखाना होगा तो ये करके बता देंगे। सी क्या है इसमें ऑप्शन आपका, सम पोएट्स आर नॉट फिलोसफर, कुछ पोएट फिलोसफर्स हो सकता है, या ऑल पोएट्स आर फिलोसफर, ऑप्शन नंबर डी।
अब आते हैं द सेशन ऑफ पार्लियामेंट समोन्ड बाय, यानी कि संसद का जो सत्र होता है, सत्र सत्र ईयर, वो कौन समोन कर सकता, आहूत कर सकता है? तो प्रेसिडेंट। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि उसको समोन कर सकता है, आहूत कर सकता है, राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में, इंडिया में सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट कब होता है? तो वो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट होता है। तो आज हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पेपर 1 का, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो, चाहे मिथिला यूनिवर्सिटी का, अभी तो मिथिला का डिस्कस कर रहा हूँ, सिमिलर क्वेश्चन आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का भी आ सकता है, पटना यूनिवर्सिटी का भी आ सकता है। आप ये जो बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग आप उस यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।